जय हिंद सभी को। मैं शिवाजीत अभिलाषा क्लासेस से आज आपके लिए लेके आया हूँ सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th के लिए, दैट इज पावर शेयरिंग। आज हम इस पूरे वीडियो में सिविक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एक एक टॉपिक के साथ, उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, कैसे उसको हमको सीखना है और कैसे हमको अपने पेपर्स में उसको यूज करना है। इस पूरी चीज को आज हम इस टॉपिक के माध्यम से यहाँ देख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत में जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग दो केसेस को देखेंगे। दो केसेस कौन कौन से? एक होगा हमारा श्रीलंका और दूसरा बेल्जियम। ठीक, तो सबसे पहले श्रीलंका का केस देखते हैं। ठीक, तो श्रीलंका के केस देखने के लिए एक काम करते हैं, सबसे पहले श्रीलंका को देखते हैं। और श्रीलंका के इस पावर शेयरिंग के, देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये समझिए, पावर शेयरिंग होता क्या है। पावर मतलब ताकत और शेयरिंग मतलब बांटना। जब ताकत का बंटवारा हो, और क्योंकि हम नागरिक शास्त्र या सिविक्स को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ताकत का बंटवारा होगा वो दो सोशल ग्रुप्स के बीच में होगा। दो सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं जिनके अंदर लैंग्वेज के आधार पर वो सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं, वो रिलीजन के आधार पर सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं, वो कई अलग कल्चरल आइडेंटिटी के माध्यम से। आइडेंटिटी होती है हमारी पहचान, कोई कल्चरल पहचान के माध्यम से। जैसे हमारी कल्चरल आइडेंटिटी होती है हिंदुस्तान के अंदर, आप लोग देखेंगे जैसे हिंदुइज्म में देखिए शैव, वैष्णव, ये सारी कल्चरल आइडेंटिटी है। कोई शिव जी को मानता है, कोई विष्णु जी की उपासना करता है, तो इस तरीके से ये कल्चरल आइडेंटिटी है। और यही हम काम करेंगे, हम देखेंगे श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के अंदर जो आइडेंटिटी है वो लैंग्वेज के आधार पे। तो यहाँ पे दो सोशल ग्रुप हैं, तो हम देखते हैं कौन कौन से वो दो सोशल ग्रुप्स हैं। तो पहला है सिन्हाला। सिन्हाला एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी है और ये एक लैंग्वेज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीलंका के अंदर सिन्हाला कम्युनिटी इन मेजॉरिटी है। सिन्हाला कम्युनिटी मेजॉरिटी में, मेजॉरिटी मतलब सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो इस कम्युनिटी के हैं, इस लैंग्वेज को बोलने वाले हैं। इधर ही हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, तो दूसरी जो कम्युनिटी है वो है तमिल, जो तमिल लैंग्वेज बोल रहे हैं। अब तमिल के अंदर भी दो तरीके के डिविडेशन है। एक तो है वो नेटिव तमिल, जो वहां के मूल नागरिक है। नेटिव मतलब होता है मूल नागरिक। ठीक, जो नेटिव तमिल है वो वहां के मूल नागरिक हैं। एक तो उस तरीके के तमिल है। दूसरे हैं इंडियन तमिल, जो कॉलोनियल पीरियड के अंदर इंडिया से श्रीलंका गए सीखने के लिए। इंडियन तमिल, डन। इंडियन तमिल जो सीखने गए। आप लोगों को अगर एक छोटा सा फैक्ट बताता हूं मैं, कोई मुझे, आप लोग बताइएगा कि ये, मतलब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि श्रीलंका का पुराना नाम शाइलॉन है और हमारे राजस्थान की एक बहुत प्रसिद्ध रानी शाइलॉन से थी। अब आपको उनका नाम बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो हम आगे चलते हैं। तो सिन्हाला बुद्धिस्ट कम्युनिटी है और तमिल एक, मतलब ये दो कम्युनिटी हैं कहां की? श्रीलंका की। अब क्योंकि ये दोनों अलग अलग कम्युनिटी हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलती हैं, इसीलिए पावर के अंदर, क्योंकि सिन्हाला कम्युनिटी ज्यादा है, तो जो पावर है वो सिन्हाला कम्युनिटी के पास ज्यादा है। ठीक है, वो तमिल कम्युनिटी के पास बहुत कम है। और इन्हीं तमिल कम्युनिटीज में से ही मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस का भी डिविडेशन है। ठीक, अब सिन्हाला कम्युनिटी तमिल कम्युनिटी से ज्यादा है और ज्यादा होने की वजह से सिन्हाला पावर में भी है। तो सिन्हाला कम्युनिटी क्या करती है, 1956 के अंदर एक एक्ट पारित करती है। कब पारित कर रही है? 1956 के अंदर ये एक एक्ट पारित कर रही है सिन्हाला कम्युनिटी। मतलब तमिल की जो गवर्नमेंट है वो एक एक्ट पारित करती है, एक्ट ऑफ 1956। और इस एक्ट के तहत वो क्या करते हैं, वो सिन्हाला कम्युनिटी को ज्यादा प्रिविलेजेस दे रहे हैं, ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं इन जॉब सेक्शन एंड दूसरा इन यूनिवर्सिटीज।
और जब इस बारे में तमिल कम्युनिटी को पता चलता है तो तमिल कम्युनिटी के साथ सिन्हाला कम्युनिटी का विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक्ट ऑफ 1956 की वजह से तमिल और सिन्हाला कम्युनिटी के बीच यहां पे लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब लड़ाई स्टार्ट हो जाती है भाई, तो लड़ाई स्टार्ट होने के बाद इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से यहां पे सिविल वॉर हो जाती है। क्या हो जाता है? सिविल वॉर। सिविल वॉर, ठीक, सिविल वॉर हो जाती है। ये 1970s का समय चल रहा है और इनके यहां सिविल वॉर स्टार्ट हो गई है और जिसमें बहुत सारे लोग बाद में खत्म होते हैं और सप्रेस किया जाता है इस मूवमेंट को। बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है, एक तरीके से उनके कत्ल हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, ठीक। और इसका बहुत बड़ा कनेक्शन इंडिया से भी है। तो आप लोग ये बताइएगा कि जो तमिलियन मूवमेंट था श्रीलंका का, उस मूवमेंट की वजह से हमारे इंडिया के एक बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर, उनकी वजह से उन प्राइम मिनिस्टर को बहुत कुछ झेलना पड़ा और जिसकी वजह से एक कारण ये भी माना जाता है कि उनकी डेथ भी इस पूरे एलटीटी मूवमेंट या फिर तमिलियन मूवमेंट के कारण हुई थी। तो आपको उसका नाम बताना है, ठीक। अब भाई सिविल वॉर हो गई। सिविल वॉर होने से इसका आउटकम क्या निकल रहा है? इस पूरे गेम का आउटकम क्या निकल रहा है? तो आउटकम इसका आ रहा है कि इन्होंने पावर को शेयर नहीं किया और पावर को शेयर ना करने की वजह से हो क्या रहा है कि इनके यहां कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं, आपस में लड़ाई हो गई और सिविल वॉर हो गई। तो पावर शेयर यहां पे नहीं होता है। तो श्रीलंका के अंदर पावर शेयर नहीं हो रहा है। डन। समझ गए होंगे आप लोग। तो हम लोग अब बेल्जियम पे चलते हैं। मतलब हमने पहला एक उदाहरण देख लिया है पावर शेयरिंग का। किसका? हमने देखा है अभी श्रीलंका का। तो अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे पावर शेयरिंग का, बेल्जियम का। बेल्जियम का उदाहरण लेते हैं। अब जब हम बेल्जियम का उदाहरण देखेंगे इसमें, तो बेल्जियम के साथ भी खास बात चल रही है। बेल्जियम के यहाँ पे भी कई कम्युनिटीज हैं और कई कम्युनिटीज में हम देखेंगे बेल्जियम का सोशल स्ट्रक्चर क्या है। तो सोशल स्ट्रक्चर यहाँ का भी लैंग्वेज के आधार पे है। तीन तरीके की लैंग्वेज बोली जा रही है, डच, फ्रेंच और जर्मन, ठीक। देखेंगे हम लोग। पहला है डच। डच वहां पे टोटल 59% है, ठीक। डच की स्पेलिंग थोड़ी सी खराब हो गई। जो वहां पे 59% है। दूसरी कम्युनिटी है यहां पे फ्रेंच, जो 49% है। और आखिरी जो कम्युनिटी है वो है जर्मन्स, ठीक। जर्मन्स वहां पे 1% है, ठीक। अब जिस जगह पे डच रह रहे हैं वो है फ्लेमिश रीजन। डच जिस जगह पे रह रहे हैं उसको कहते हैं फ्लेमिश रीजन। मतलब जिस प्रांत में डच लोग रह रहे हैं वो है वहां का फ्लेमिश रीजन, ठीक। और जिस जगह पे फ्रेंच रह रहे हैं उस जगह को हम कहते हैं वेलोनिया। और जर्मन जिस जगह पे रह रहे हैं उसको जर्मन ही कह रहे हैं, ठीक। फिर यहां पे एक और आपको चीज पता चलेगी कि जो बेल्जियम की कैपिटल है, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स। कैपिटल है यहां पे ब्रसेल्स। और ब्रसेल्स की जो जनता है वो फ्रेंच, ब्रसेल्स की जो जनता है वहां, ब्रसेल्स के जो कैपिटल है, कैपिटल के अंदर जो ज्यादातर लोग हैं वो है फ्रेंच कम्युनिटी के। मतलब 80% लोग हैं फ्रेंच कम्युनिटी से, लगभग 80% लोग। और जो क्या कहते हैं डच कम्युनिटी से लोग हैं वो है सिर्फ 20% लोग, ठीक।
अब देखिए कैपिटल में ही इतना सब कुछ है। अब देखते हैं हम लोग बेल्जियम को कि बेल्जियम किस तरीके से अपनी पावर शेयर करता है और पावर शेयरिंग के माध्यम से वो कैसे अपने देश को अच्छे से चलाता है। और ये सभी चीजें होंगी अब 1970 से लेके 1993 के बीच में। ठीक, ये दो चीजें ऐसे होंगी। डन। अब हम देखेंगे बेल्जियम मॉडल। बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयर। तो पहली चीज देखते हैं बेल्जियम मॉडल की पावर शेयरिंग की क्या है। सबसे पहली चीज है इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बोथ द कम्युनिटी। फर्स्ट इज डच एंड सेकेंड इज फ्रांस। मतलब इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों के, जो कैपिटल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वल। आप लोग लिखते भी जाइएगा संग में, अगर आप लोगों को नोट बनाना है इसी से बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, इन सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ द कम्युनिटी। और बोथ द कम्युनिटी कौन कौन सी है? डच और फ्रांच, फ्रेंच सॉरी। ठीक, सेकंड हम देखते हैं। सेकंड है सेकंड चीज है, देखिए इसका मतलब समझ लीजिए सबसे पहले कि डच के जो लोग होंगे वो भी इक्वल नंबर में है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो फ्रांस के लोग हैं वो भी इक्वल नंबर में। दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स इक्वल है, तो कोई भी कम्युनिटी मेजोरिटिज्म नहीं कर सकती, कोई भी कम्युनिटी अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पे जो मेंबर्स है वो दोनों ही इक्वल नंबर पे हैं। चाहे पूरे देश के अंदर किसकी संख्या ज्यादा होती है किसकी कम होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो पावर ले रहे हैं वो सभी इक्वल नंबर में। तो दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो यूनिलेटरली नहीं लिए जा सकते। नो डिसीजन विल टेक यूनिलेटरली। ठीक, नो डिसीजन विल टेक यूनिलेटरली। और थर्ड पॉइंट है मोर पावर टू द स्टेट। स्टेट को बहुत ज्यादा पावर दी जा रही है, मतलब स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा पावर दी जा रही है, जिससे जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं वो कहीं दबाई ना जा सके। आप लोग समझते होंगे रीजनल एस्पिरेशन का मतलब, जो जैसे हमारा देश एक समय पे इतने राज्य जो हमारे पास हैं वो अभी नहीं थे, फिर एक समय ऐसा आया कि हमको अपने देश में कुछ स्टेट्स को लिंग्विस्टिक आधार पर बनाना पड़ा, लैंग्वेज के आधार पे, क्योंकि रीजनल एस्पिरेशन वो लैंग्वेज से जुड़ी हुई थी। जो प्रांतीय अस्मिता है, जो प्रांतीय आइडेंटिटी है, जो स्टेट की आइडेंटिटी है वो लैंग्वेज से जुड़ती है। जैसे तमिलनाडु की तमिल से जुड़ रही है, केरला की मलयालम से जुड़ रही है, कर्नाटक की कन्नड़ से जुड़ रही है। इस तरीके से जो रीजनल एस्पिरेशन है वो जुड़ रही है, और उसके लिए उनको भी पावर देना जरूरी है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमको तो एक तरीके से ऑब्जर्वर के रूप में बिठा दिया गया है, मतलब सीधे सीधे कहे तो लाल कृष्ण आडवाणी बना दिया है। ठीक, तो ऐसा नहीं। फोर्थ पॉइंट देखिएगा, तो फोर्थ पॉइंट है स्टेट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के। लिखते रहिएगा आप लोग साथ में। स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इस तरीके से लिख सकते हैं।
तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ सबऑर्डिनेट का काम नहीं कर रही, मतलब वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश मानने का काम नहीं कर रही, उसकी अपनी जो रीजनल एस्पिरेशंस है उसके लिए वो क्या कर सकती है, उसके भी डिसीजन लेने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दिया बेल्जियम मॉडल के अंदर। ये सोचिए, मतलब रीजनल एस्पिरेशंस के साथ मिलके जो सेंट्रल आइडेंटिटी है वो एक साथ मिलके एज ए नेशन वर्क कर रहे हैं। जैसे इंडिया में जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं वो एक साथ मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वर्क करते हैं, इसीलिए तो हमारा देश मजबूत हो रहा है, या हम मान सकते हैं मजबूत हो रहा है। सॉरी, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक, तो हमने 4 पॉइंट लिख लिए थे। 5वां पॉइंट है, देखिए हम लोगों ने देखा था कि ब्रसेल्स के अंदर फ्रेंच पीपल्स ज्यादा है, तो फ्रेंच पीपल ज्यादा होने के बावजूद भी ब्रसेल्स कैपिटल के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स दिए गए वहां के लिए वो इक्वल नंबर पे दिए गए दोनों कम्युनिटी के लिए। दोनों कम्युनिटी इक्वल नंबर पे ब्रसेल्स के अंदर रिप्रेजेंटेटिव शेयर करेंगे, इक्वल नंबर डन, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर द कैपिटल, कैपिटल के लिए इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दिए गए। 6, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई। डन, और 7th पॉइंट है, जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो उसके हाथ में जैसे 3 पावर्स हैं, कल्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक, ये सारी चीजें तो समझिए, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द कैपिटल, कैपिटल के लिए भी इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दिए गए। थर्ड ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाए और डेमोक्रेसी को मजबूत कर पाए, और कल्चरल एंड एजुकेशन को थर्ड लेवल गवर्नमेंट को दिया गया कि जो थर्ड लेवल गवर्नमेंट होगी वो ऐसा नहीं कि वो खाली बैठी रहेगी, वो जो प्रांत मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके हाथ में भी ये पावर्स कल्चर, एजुकेशन और हेल्थ को लेके होगी। ठीक, मतलब वो सिर्फ देखने का काम नहीं करेंगे, वो लोग भी उतना ही गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करेंगे जितना कि सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर रही है या जितना स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर रही है। डन, अब हम ये देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के क्या एडवांटेजेस होते हैं, और यहीं से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन भी यही पूछा जाएगा कि उसके माध्यम अलग हो सकते हैं, अलग अलग मीडियम से पूछा जा सकता है, पर उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि पावर शेयरिंग से असल में हो क्या रहा है, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों पावर शेयरिंग करना। बेल्जियम मॉडल हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा। देखिए, एक तरफ जहां पर पावर शेयरिंग नहीं हुई, रीजनल आइडेंटिटीज को पावर नहीं दी गई, रीजनल आइडेंटिटीज की सुनी नहीं गई, वो देश जो बहुत अच्छा इकोनॉमिक मॉडल प्रस्तुत कर रहा था वो खत्म हो गया, मतलब बहुत बुरी तरीके से उसकी इकोनॉमी डाउन गई। बट एक देश जो बेल्जियम है, बेल्जियम के अंदर पावर शेयरिंग हो रही है और वहां की डेमोक्रेसी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है, सभी रीजनल एस्पिरेशंस को साथ लेके। ये एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है और ये इस बात को दिखाता है कि जब हम कम्युनिटीज को पावर शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं कम्युनिटीज के पावर शेयरिंग से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो खत्म होते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। तो यहां आपने देखा 2 शब्द आए, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स विल इरेज, मतलब खत्म हो जाएंगे, और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो आती है। तो हम एडवांटेज में पहला पॉइंट देखते हैं।
एडवांटेजेस ऑफ पावर शेयरिंग। तो पहला पॉइंट है रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सोशल ग्रुप्स। दूसरा पॉइंट है कि जो दो सोशल ग्रुप्स थे उनके बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो खत्म हो रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो वहां पे आ रही है, मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है। थर्ड, जो मेजॉरिटी की टायरनी है, मतलब मेजॉरिटी का जो हावी होना है या मेजॉरिटी जब हावी हो जाती है उस चीज को पावर शेयरिंग खत्म कर रही है। तो टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी खत्म हो रही है, मतलब टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी आ रही है, मेजॉरिटी। और आखिरी पॉइंट, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है वो बनी रह रही है। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो बनी हुई है, मतलब स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी वहां पे है। और स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी किस चीज से आ रही है? पावर शेयरिंग। भाई जब लोग आपस में लड़ते रहेंगे, पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेबल ही नहीं हो पाएगा, तो डेमोक्रेसी कहां से आ पाएगी? डेमोक्रेसी आने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि पावर शेयरिंग हो, कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल ना हो किसी भी तरीके से। पावर शेयरिंग के माध्यम से या मेजोरिटिज्म के माध्यम से भी अगर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छा है, पर कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हो रहे हैं तो हमको थोड़ा तरीका बदलने की जरूरत होती है। और यही हमने देखा है इंडिया के अंदर भी। इंडिया के अंदर जब रीजनल एस्पिरेशंस को पावर दी गई तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिया के अंदर शुरुआत में देखते हैं 90s 80s के समय पे या फिर 70s के समय पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिखाई देते हैं। पर कुछ जगह ऐसी थी जहां पे पावर शेयरिंग के माध्यम से भी कॉन्फ्लिक्ट्स का एक एंगल हम लोग देखते हैं इंडिया के अंदर। कभी जब इंडिया की बात करेंगे तो उस बारे में भी बात करेंगे। डन। तो अभी हमने देख लिया एडवांटेजेस ऑफ पावर शेयरिंग, आप लोग लिख लीजिए इन चीजों को। और अगला हमारा टॉपिक है खलील्स डायलेमा। खलील का डायलेमा देखेंगे हम लोग, मतलब खलील का पूरा एक नाटकीय अंदाज देखेंगे। खलील्स डायलेमा। तो खलील का डायलेमा क्या है ये देखते हैं सबसे पहले हम लोग। तो खलील के डायलेमा में हम लोग थोड़ा पेन को चेंज कर लेते हैं, कौन सा कलर लें, कौन सा कलर लें, ये ले लेते हैं ब्लू, में से मेरा फेवरेट है स्काई ब्लू। ठीक, तो खलील के डायलेमा में देखेंगे सबसे पहले दो कैरेक्टर देख लेते हैं खलील के डायलेमा में। एक है उनकी मां, ठीक है, एक पिताजी है, तो फादर उनके ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है। और जो मदर है उनकी, मदर उनकी एक सुन्नी मुसलमान है। सुन्नी एक सेक्ट होता है मुसलमानों के अंदर, सुन्नी मुस्लिम है। ठीक, जैसे कि शिया, सुन्नी, अहमदी, बरेलवी, ये सब एक सेक्ट होते हैं, तो सुन्नी मुस्लिम एक सेक्ट हुआ। ठीक, वहीं पे जो उनके पिताजी ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी क्रिश्चियन। देखिए लेबनान और ये सारी चीजें चल कहां की रही है, ये पूरे किस जगह की बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत हम कर रहे हैं लेबनान की। अब भाई बात तो कर रहे हैं लेबनान की। लेबनान भी जब लेबनान बन रहा है तो लेबनान के जो मुस्लिम्स हैं वो सीरिया के साथ नहीं जा रहे, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वो भी क्या कहते हैं, अपनी कम्युनिटी जो आसपास कम्युनिटी है उसकी यूरोप के साइड में, वो लोग नहीं जा रहे। वो लोग कह रहे हैं कि हम अलग से अपना एक देश बनाएंगे, और उन्होंने बनाया भी। और उसकी नींव उन्होंने किस पे डाली, किस बेसिस पे डाली, तो देखेंगे हम लोग कैसे पावर शेयरिंग की वजह से दो जस्ट अपोजिट आइडियोलॉजीज एक साथ खड़े होके
एक साथ रह के कितने अच्छे से वर्क कर सकती है, ये हम सब लोग इस चीज में देखेंगे। इस पूरे उदाहरण से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। खलील्स डायलेमा में, ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले खलील्स की डायलेमा में। ये वाला कलर थोड़ा सा मुझे नहीं आ रहा, तो ये लेते हैं येलो वाला कलर, ठीक। तो खलील्स डायलेमा में हम दो तीन चीजें और देखेंगे, जैसे कि सबसे पहली चीज कि खलील के यहाँ पे गवर्नेंस कैसे चल रही है, गवर्नमेंट के पार्ट्स क्या क्या है। तो चार पार्ट्स अपन लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले है प्रेसिडेंट, ठीक, फिर देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक गलती हुई छोटी सी, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फिर आता है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड देन इज स्पीकर। तो हम एक चीज नोट करेंगे, देखिए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी पीएम और स्पीकर। तो इन्होंने क्या किया कि प्रेसिडेंट की जो सीट थी वो रिजर्व कर दी कि ये सीट पे सिर्फ ऑर्थोडॉक्स पेडेस्ट्रियन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स ही बैठेंगे। तो इस सीट के लिए किसको रिजर्व कर दिया, पेडेस्ट्रियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, ये सीट उनके लिए रिजर्व कर दी गई, ठीक, पेडेस्ट्रियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन को लिए रिजर्व कर दी गई। अब प्राइम मिनिस्टर की जो सीट थी वो सुन्नी मुसलमान के लिए रिजर्व कर दी, सुन्नी मुस्लिम्स, ठीक। डेप्यूटी पीएम की सीट फिर से हम देखते हैं पीओसी के लिए, पीओसी से मेरा मतलब है पेडेस्ट्रियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के लिए, ठीक। इसी तरीके स्पीकर भी फिर आखिर में आके सुन्नी मुस्लिम्स के लिए, ठीक। अब किस तरीके से इन्होंने अपने यहां जो टॉप लीडरशिप है गवर्नेंस की उसको डिवाइड करके उसके उसमें कैसे पावर शेयर कर रहे हैं, जिससे कि मेजॉरिटी कम्युनिटी कहीं ना कहीं हावी ना हो पाए, या मेजॉरिटी कम्युनिटी या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी भी कहीं ना कहीं हावी ना हो पाए। इस बात का मतलब प्रॉपर अमाउंट ऑफ पावर दोनों में शेयर हो रही है, दोनों के प्रॉपर अमाउंट ऑफ लोग हैं, उतनी ही पावर से वो लोग वर्क भी कर रहे हैं। खलील को पर इस बात से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, खलील ये कहता था कि जो काबिल हो उसको ही क्यों ना दिया जाए, वही क्यों ना खलील प्रेसिडेंट बन सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के लिए रिजर्व है। और इसका ये सवाल ही मैं आपसे पूछता हूं, क्या पावर शेयरिंग की वजह से वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हुए वो पावर शेयरिंग की वजह से, अगर ये मेथड नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि जो कम्युनिटी है वहां पे वो दूसरी कम्युनिटी को ज्यादा सम्मान दे सकती थी क्या? ये आप लोगों को सोचना है, आप लोग मुझे सोच के बताइएगा। ये खलील का प्रश्न था, ठीक। तो इसमें भी पावर शेयरिंग हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में। हमने पहले पावर शेयरिंग देखी, तो पहले भी पावर शेयरिंग हमने डिफरेंट ऑर्गन, पहले हमने पावर शेयरिंग रिप्रेजेंटेशन में देखी, फिर हमने पावर शेयरिंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में देखी। पावर शेयरिंग से हो क्या रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मेजोरिटी की जो मेजोरिटिज्म है वो नहीं हावी हो रहा है, मेजोरिटिज्म, ठीक है, उससे जो कॉन्फ्लिक्ट है दो समुदायों के बीच में वो खत्म हो रहे हैं, और जो स्पिरिट है डेमोक्रेसी की वो भी बन रही है। अब हम अगली चीज देखते हैं, जो हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा, लास्ट टॉपिक है हमारा। तो लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देख लेते हैं। तो इसमें हम चार फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखेंगे। पावर शेयरिंग amongst the different power sharing amongst the different organs of government,
इसको हम थोड़ा सा हमने अभी देखा खलील के उसमें मेथड में भी, और पहले भी हमने देखा था गवर्नमेंट में कैसे। इसको हम थोड़ा इंडियन के मेथड से भी देखते हैं, इंडिया के मेथड में इंडिया में कैसे पावर शेयरिंग होती है। जैसे इंडिया के ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, तो इंडिया के पास 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है, दैट वन इज एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जुडिशियरी और विधायिका। विधायिका को दो चीजें देखी, पहला एग्जीक्यूटिव, दूसरा जुडिशियरी, एंड नेक्स्ट वन इज लेजिस्लेचर। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। अब देखिए, लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ मेकिंग करना, ठीक। एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि लॉज को इंप्लीमेंट करना, और जुडिशियरी का काम होता है कि लॉज को प्रोटेक्ट करना। अब भाई जैसे हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, तो ये इतनी इंडिपेंडेंट है कि ये कोई भी फैसला अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देख के सुनाएगी, अपनी बुद्धि के अनुसार भी, विवेक के अनुसार भी, ठीक। तो अब जैसे जुडिशियरी का जो चीफ जस्टिस है उसको कौन चुनता है, उसको चुन रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। और भाई प्रेसिडेंट साहब किस में आते हैं, प्रेसिडेंट साहब आते हैं एग्जीक्यूटिव में। अब प्रेसिडेंट के लिए चुनाव कौन करता है, तो भाई लेजिस्लेचर चुनाव करता है। तो हमारे यहाँ कितनी पावर शेयरिंग हो और एक दूसरे के ऊपर आइज भी रखी जा रही है, मतलब एक दूसरे, वो लोग एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार भी हैं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब लोग तीनों एक दूसरे के ऊपर देख भी रहे हैं, ये पूरी चीज चल रही है। डन, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा पॉइंट देखते हैं, पावर शेयरिंग अमंग्स डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो हमने देख ही लिया था पहले वाले उसमें, जब हम बेल्जियम को देख रहे थे तो पावर शेयरिंग हो रही थी डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, ठीक। अब हम देखेंगे तीसरी चीज, पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे इंडिया में कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, तो इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। वन इज सेंट्रल, नेक्स्ट वन इज स्टेट, और आखिर में लोकल लेवल। तो तीनों को पावर दी गई है। भाई स्टेट देखेगा लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, ये डिफेंस देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे हैं, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट को कैसे गांव अच्छे से चल सकते हैं, कैसे पंचायत व्यवस्था अच्छे से चलती है, कैसे नगर पालिका ठीक चल सकती है, वो सारी चीजें, मतलब अपनी अपनी पावर को शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं, जिससे एक पे बोझ भी ज्यादा नहीं रहे और रीजनल एस्पिरेशंस को मौका मिल सके कि वो भी आके अपना जो फर्ज है वो निभा सके। फिर आखिर में हम देखेंगे पावर शेयरिंग एट डिफरेंट प्रेशर ग्रुप। अब भाई प्रेशर ग्रुप क्या हो सकते हैं, तो प्रेशर ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं जो सरकार में ना रह के बाहर से ताकत लगाते हैं अपने आइडियोलॉजी को सरकार के द्वारा मनवाने के लिए, तो ऐसे प्रेशर ग्रुप रहते हैं। तो पावर उनके साथ भी शेयर होती है, वो लोग जिस तरीके से आंदोलन कर देते हैं कभी कभार, जैसे आपने देखा हुआ किसान आंदोलन हुआ, तो किसान एक तरीके से प्रेशर ग्रुप की तरह काम किया और किसान कानून के जो कृषि कानून थे उनको वापस भी लेके गए, ठीक। अच्छा और बुरा वो अपन बाद में देखेंगे, बट पावर शेयरिंग तो हो रही है ना प्रेशर ग्रुप के साथ, ठीक। यहीं तक था हमारा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक को हम लोग खत्म करते हैं, और यही इसी बात के साथ कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे, एक एक सारे पॉइंट लिख दिए हैं। इन पॉइंट से आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। सो थैंक यू एंड गुड बाय।